Good morning, students. Hope you are fit and fine. Okay. So the subject name is Human Resource Management, and we are studying the functions of human resource management. Okay. In previous class, we have already looked upon the managerial function of human resource management. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैनेजेरियल फंक्शन ऑलरेडी वी हैव स्टडीड देख चुके हैं. ठीक है. ऑपरेटिव फंक्शन में हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था दैट इज नोन एज अ रिक्रूटमेंट, वी हैव लुक्ड अपॉन दैट फंक्शंस आल्सो. ठीक है. फिर भी हम लोग आज रिक्रूटमेंट को रिवाइज करेंगे एंड वी विल लुक अपॉन द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. आज के क्लास में मेन हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. ठीक है. सो नाउ वी विल लुक इनटू द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज अ रिक्रूटमेंट. सेकेंड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. थर्ड, रेम्यूनरेशन. फोर्थ, रिवार्ड सिस्टम. फिफ्थ, मोटिवेशन. सिक्स्थ, रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स. सेवेंथ, इंडस्ट्रियल रिलेशन. एट, सेपरेशन. ठीक है. ये जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑपरेटिव फंक्शन है. रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, रिवॉर्ड सिस्टम, मोटिवेशन, रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सेपरेशन. ठीक है. ये जितने भी टॉपिक है इसके बेसिस पे एक एक चैप्टर भी है. यू विल सी दैट जब मैं चैप्टर सेग्रीगेट कर रही थी, यूनिट सेग्रीगेट कर रही थी आपके सिलेबस में 4 यूनिट सेग्रीगेट किया था हमने, लास्ट टू लास्ट वीडियो डिस्कस किया था. तभी यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन. सो देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर इज देयर. ओके. So human resource management is basically the combination of these function only, because what do you mean by human resource management? Human resource management, it means only to manage the human capital. Human resource management का मतलब ही होता है कि जब हम human resource capital को manage कर रहे होते हैं उसी को हम human resource management कहते हैं. तो training and development, recruitment, remuneration, reward system, motivation, records and statistics, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सेपरेशन डायरेक्टली लिंक्ड है ह्यूमन कैपिटल के साथ. ठीक है. सो होप सो दिस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिव फंक्शन का जो हमारा बुलेट पॉइंट है वो हम लोग समझ चुके हैं. ठीक है. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इजी है, आप अपने फिंगर टो में याद रख सकते हो. मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ. आपके बुक में या फिर किसी भी अच्छे बुक में जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसको 2 वे में सेग्रीगेट किया गया है, मैनेजेरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिव फंक्शन. मैनेजेरियल फंक्शन में क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है. ऑपरेटिव फंक्शन में क्या है? रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, रिवॉर्ड सिस्टम हो गया, मोटिवेशन हो गया, रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, सेपरेशन हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस वन टॉपिक वन बाय वन इन डेप्थ. ठीक है. अब हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं एक के बाद एक. जो हमारा पहला है दैट इज अ ऑपरेटिव फंक्शन का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज अ रिक्रूटमेंट. ठीक है. रिक्रूटमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ठीक है. रिक्रूटमेंट का मैं आपको पहले हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग समझा देती हूँ. रिक्रूटमेंट इज नथिंग बट आप जो भी जॉब वैकेंसीज देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चलता है या फिर आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको पता चलता है या फिर आपको कोई कंसल्टेंसी के थ्रू पता चलता है कि वहाँ पे वैकेंसी है, आपको जाकर इंटरव्यू देना होगा, दैट इज ओनली द रिक्रूटमेंट. ओके. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दोनों अलग अलग पार्ट है. सिलेक्शन इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. ठीक है. तो होप सो सिंपल लैंग्वेज में आपको रिक्रूटमेंट समझ में आ गया होगा. रिक्रूटमेंट के भी 2 मेथड होते हैं, इंटरनल मेथड होते हैं, एक्सटर्नल मेथड होते हैं. इंटरनल मेथड में क्या हुआ कि प्रमोशन के थ्रू आप
आपकी जो वैकेंसी है वो फुलफिल की जा रही है। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, पहले आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर पे काम करते थे, ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट होंगे, ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट वैकेंट हुआ है तो आपको प्रमोट कर दिया गया है, दैट इज नोन एज ए इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर या फिर कोई दूसरी कंसल्टेंसी को अपनी रिक्रूटमेंट के बारे में बताती है और उसके थ्रू आपको पता चलता है, दैट इज नोन एज ए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। ओके, सो अभी हमें रिक्रूटमेंट में उतना डेप्थ नहीं पढ़ना है, बट you have to understand the concept. Okay, so recruitment in HRM is a systematic process of hiring the talent. It means you have to hire the talent. It starts from identifying, attracting, screening, shortlisting, interview and selecting the final hiring potential candidate for filling up the vacant job vacancy in the organization. तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आईटी में लोगों की रिक्वायरमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट में लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके ही अनुसार मीन्स उसके ही अकॉर्डिंग यू हैव टू मीन्स एडवर्टाइज, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट यू हैव टू गिव, and then you have to make the advertisement so attractive so people are convinced to apply on that vacant job position. ठीक है, एक बार आप लोगों को अट्रैक्ट कर चुके, लोगों का एप्लीकेशन आने लगा तो आप उस रिज्यूमे या फिर जॉब एप्लीकेशन को स्क्रीन करने लगे, फिर आप रिज्यूमे में कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किए हो, उनको शॉर्टलिस्ट किए हो एंड देन फिर आप उसे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो। इंटरव्यू लेने के बाद आपको रिटन टेस्ट लेना है, उनका IQ लेवल टेस्ट करना है, तो वो सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। फिर एट द एंड आप जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट होगा उसको आप उस वैकेंट जॉब पोजीशन में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। नाउ यू विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू दैट एम्प्लॉय। ओके, now the second point is the process by which job vacancies identified and potential employee are notified. It is also known as a recruitment. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जॉब वैकेंसी को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है उस चीज़ को नोटिफाई करते हैं। ओके, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, द नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज रेगुलेटेड एंड सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट लॉ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ई कॉमर्स जो आपका प्रीवियस चैप्टर था उसमें भी मैंने बताया था कि साइबर लॉ को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, तो उसी तरह एम्प्लॉयमेंट में कुछ फ्रॉड ना हो सके, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की परेशानी अपने एम्प्लॉय को क्रिएट ना कर सके, उसके लिए एक एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाया गया है। तो वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है बाय द एम्प्लॉयमेंट लॉ। ठीक है, नाउ मेन फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू एडवर्टाइजिंग इज इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ट्रेड पेपर्स, इंटरनल वैकेंसी लिस्ट। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट का मेन फॉर्म है वो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हो सकता है, मैगजीन के थ्रू भी होता है, इंटरनल वैकेंसी के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज द रिक्रूटमेंट। ओवरऑल यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, होप सो, क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़ा है। और आप जब भी आएगा कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एग्जाम में, इफ दे विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो सिंपल आपको दो वे में टू वे में सेग्रीगेट करना है। पहला मैनेजेरियल फंक्शन एंड दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजेरियल फंक्शन के अंदर पे आपको 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट को एलाबरेट करना है अच्छे से, जैसे मैंने पॉइंट वाइज किया। उसके बाद आपको ऑपरेटिव फंक्शन लिखना है। ऑपरेटिव फंक्शन में जो रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, उस सारे पॉइंट को एलाबरेट करना है। तो रिक्रूटमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, providing a proper training to manager to develop the necessary skill and talent within the employee and ensuring the correct development of the selected candidate is an important function of an human resource management. ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं,
आप एज एन एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? ताकि आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट वो इन्हांस हो सके। और हमारा जो इकोनॉमिक है वो इतना डायनामिक है कि वो चेंज होता रहता है एवरी नैनो सेकेंड, ओके। सो ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करता है कि आप उस एनवायरनमेंट को compete कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो था वो सिंपली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, सबको इसकी नॉलेज थी, ठीक है। आज के टाइम में इफ यूल सी दैट देयर इज अ MS एक्सेल का एडवांस वर्जन आ गया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी इस चीज़ को एडवांस वर्जन ऑफ MS एक्सेल प्रोवाइड करवाती है, ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड करती है, ताकि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको नॉलेज हो सके कि MS एक्सेल का एडवांस वर्जन क्या है, उनके बारे में आइडिया हो सके, ठीक है। इन फ्यूचर कभी भी कंपनी अपनी सॉफ्टवेयर चेंज करती है या फिर अपने काम पे एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन का यूज़ करती है, तो एम्प्लॉय एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्जन, MS एक्सेल का एडवांस वर्जन चलाना आ सके उन्हें, ठीक है। दूसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है, उस चीज़ की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, टेक्निकल ट्रेनिंग भी देती है, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग भी देती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है कंपनीज़ में, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इन्हांस किया गया जाए इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी जाती है, एंड देयर आर द वेरियस एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और जो न्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको भी स्टार्टिंग के जो 6 मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो फ्रेशर्स होते हैं वो किस तरह से कंपनी में काम होता है, कैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, कंपनी में क्या काम होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर में काम होता है, इस सब चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग को भी हम लोग 2 वे में सेग्रीगेट करते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से ही हमें बहुत इजी हो रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ऐसा ट्रेनिंग जो हमें जॉब करते करते मिलता है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स पहले हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, देन वी गेट द जॉब, मीन्स दैट इज नोन एज अ ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो बेसिकली ट्रेनिंग का हमें समझ में आ गया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। Overall, the success of an organization depend on how well employee have trained for the job and their growth opportunity within the organization, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड होता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से ट्रेंड किए गए हैं, और जो उनका जॉब है, ठीक है, उस जॉब को किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो किस तरह से एम्प्लॉय ग्रैब अप कर रहे हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली काम कर रहे हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो होप सो द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इज ओवर हियर, ओके। सो ये जो था हमारा दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था, क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड फंक्शन। नो, यहाँ पे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का और है, वो हम लोग देख सकते हैं। द रोल ऑफ HR इज टू इंश्योर द न्यू एम्प्लॉय एक्वायर द कंपनी स्पेसिफिक नॉलेज स्किल सो दैट दे कैन परफॉर्म द टास्क इफिशिएंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं उन्हें उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं होता, ऑल्दो दे नो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। यदि IT में वो लोग एंटर किए तो उन्हें जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है उसकी नॉलेज होती है, बट उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसका नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, एंड देयर आर द वेरियस एन नंबर ऑफ ट्रेनिंग टॉपिक्स विल बी देयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड दोज ट्रेनिंग टॉपिक्स। Now, this increase the overall efficiency and productivity of the workforce. इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है जिसके वजह से जो इफ़िशेंसी होती है एम्प्लॉय की, जो प्रोडक्टिविटी होती है वर्कफोर्स की, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, ठीक है, रिजल्टिंग द बेटर बिजनेस एज वेल एज द ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर द कंपनी, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कंपनी के प्रॉफिट को लेके देयर विल बी अ ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द कंपनी। So hope so the training and development concept is over here, okay. Now we will move to the next concept, that is a remuneration, ठीक है।
Employee remuneration refer to the reward or compensation given to the employee for their work performance. ठीक है, एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि जो आपको रिवॉर्ड्स, जो कंपनसेशन आपको दिया जाता है फॉर योर वर्क परफॉर्मेंस, जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है, रेम्यूनरेशन प्रोवाइड द बेसिक अट्रैक्शन टू द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको सैलरी, यदि आपको सैलरी सेटिस्फाइड सैलरी मिलता है तो कहीं ना कहीं यू विल बी गेट सेटिस्फैक्शन. ऊपर से आपको बोनस मिलता है, आपको इंसेंटिव्स भी मिलता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस में. तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड होते हो, सेटिस्फाइड होते हो और अपने वर्क में आप 100% कंट्रीब्यूट करते हो. सो दैट इज ओनली द रेम्यूनरेशन. ओके, remuneration leads to the employee motivation. If you are satisfied in a monetary term, यदि आपको अपनी सैलरी से सेटिस्फैक्शन है, इन केस इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर इंसेंटिव्स कि आप जितना परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको पैसे मिल रहे हैं, बोनसेस भी मिल रहे हैं कभी कभी, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड रहोगे, कंपनी जॉब पे जाना अच्छा लगेगा, बिकॉज एट द मंथ एंड आपके पास कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स आ रहा है. ठीक है, सैलरी कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ एम्प्लॉय. लोग काम क्यों करते हैं? सैलरी के लिए काम करते हैं. सैलरी से जो इनकम अर्न होता है उससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं, बिकॉज इनकम के लिए ही लोग तो काम करते हैं ना. सो दैट इज ओनली द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एंड डिटरमाइन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. In case if you have a handsome salary, if you have a good salary, तो कहीं ना कहीं और standard of living is quite good. If you are not having a good salary, तो कहीं ना कहीं आपका जो standard of living होता है वो low होता है. तो कहीं ना कहीं remuneration directly determine करता है आपके standard of living में. Concerned with the equitable remuneration of the employee in the organization to the goal. Okay? सो रेम्यूनरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही ईजी है और आपको समझ में आ रहा होगा. और मैं होप करती हूँ कि कॉमर्स स्टूडेंट्स को सैलरी के बारे समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, एज आई फील. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ अ रिवॉर्ड सिस्टम. ओके, द सिस्टम ऑफ पे एंड बेनिफिट यूज टू द फंड टू द रिवॉर्ड्स वर्कर. ठीक है, अभी रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा पैसा या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो बियॉन्ड द सैलरी दी जाती है. ठीक है, आप लोग न्यूज़पेपर अभी करंट देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, आई डोंट हैव द आइडिया, बट अभी करेंटली 2-3 दिन पहले का ही न्यूज़ है कि जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक है, उनकी जो प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट है, वो कैलकुलेट हो रही थी और पर्टिकुलर बैंक ने ये डिसाइड किया कि मेरा प्रॉफिट इतना होगा, देन मैं अपने एम्प्लॉयज़ को 10 डेज़ की सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा, 15 डेज़ की सैलरी एक्स्ट्रा दूंगा इन एडवांस. सारा बैंक ने डिसाइड किया था और उन्होंने एक डिटरमाइन किया था कि यदि मेरा प्रॉफिट इससे ऊपर गया तो डिफरेंट बैंक हैव अ डिफरेंट गोल ऑफ प्रॉफिटेबल गोल. ठीक है, तो जिसमें कि SBI जो थी उन्हें भी प्रॉफिट हुई थी, जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था उससे बियॉन्ड हुआ था, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉय को 5 डेज़ की सैलरी एडवांस दी. यूको बैंक ने 15 डेज़ की सैलरी एडवांस दी. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 डेज़ की सैलरी एडवांस दी. तो इसी को सिंपल लैंग्वेज में रिवॉर्ड सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, मनी नॉट ओनली द मेथड. उसके बाद फ्रिंज बेनिफिट्स भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी टू द वर्क भी होता है. इन केस इफ़ यू आर वर्किंग गुड, तो कहीं ना कहीं आपके बॉस आके बोलते हैं कि वीकेंड का टाइम है, आप फ्राइडे को सेकेंड हाफ में ही निकल जाओ, पूरे वीक आपने काम किया है. तो कहीं ना कहीं ये सब भी मैटर करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. ओके, हॉलीडेज़. ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इवन बड़ी बड़ी जो MNC कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को हर 2 इयर्स में हॉलीडेज़ वेकेशंस पे भेजते हैं. उसके लिए स्पॉन्सर पूरा कंपनी करता है. जितना भी खर्च हुआ एक एस्टिमेटेड ये रहेगा कि आप इतने से इतने तक का रेंज का होटल ले सकते हो, इसके पैसे कंपनी देगी. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हॉलीडेज़ वाला भी पर्क्स मिल जाता है. गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये है ही, बट प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जो MNCs होती है, जैसे कि मर्सर हो गया,
अमेरिकन एक कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस या फिर ऐसी कंपनी है, वो भी अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी अच्छी पर्क्स देती है। उसकी मर्सर हो गया एंड देयर आर द एन नंबर ऑफ कंपनी, EXL हो गया, इवन जेनपेक्ट हो गया, वो भी जो है अपने जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें बहुत सारी बेनिफिट्स देती है। तो होप सो रिवॉर्ड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू द मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ भी नहीं है बट इट इज़ द इनर डिराइव दैट डायरेक्ट द पर्सन बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल। ठीक है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच एनर्जाइज and direct and sustains the human behavior. In HRM, the terms refer the person desired to be the best possible job to extract the maximum effort to perform the assigned task. ठीक है, तो मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, जो आपका इनर विल है किसी भी जॉब को करने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन कब आता है? जब आपका जो डिज़ायर गोल है वो सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो सैलरी के लिए काम करते हो, फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़, जो कि झूठलाया नहीं जा सकता। इफ़ यू आर गेटिंग द सेटिस्फाइड सैलरी तो कहीं ना कहीं आप अपने काम के लिए मोटिवेटेड होगे। दूसरा होता है वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इफ़ यू आर गेटिंग अ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर कल्चर वर्किंग एनवायरनमेंट, जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर है, देन सैलरी थोड़ी भी कम होगी बट यू विल मैनेज दैट। ओके, तो कहीं ना कहीं यू विल बी मोटिवेटेड बाय द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑल्सो। ओके, एंड यू विल गिव योर मैक्सिमम एफर्ट टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क असाइन। जो भी टास्क आपको असाइन हुआ है आप उस चीज़ को परफॉर्म करोगे। ठीक है, नाउ to retain a good staff, to encourage them to give of their best while at the work, required attention to the financial and psychological rewards offered by the organization as a continuous organization exercise। ठीक है, अपने स्टाफ, अपने असेट, जो स्टाफ असेट्स होते हैं, जो गुड स्टाफ होते हैं, उसको रिटेन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे अच्छी इंसेंटिव्स उन्हें पे कर रही होती है। दूसरा क्या होता है कि उन्हें साइकोलॉजिकली रिवॉर्ड देती है, जैसे कि हर मंथ बहुत सारी कंपनी होती है जो हर मंथ एक प्रोग्राम कंडक्ट करती है कि जो भी एम्प्लॉय इस पूरे मंथ में अच्छा काम करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग द साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड ऑल्सो, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड होगे और अपना जो भी टास्क असाइंड है वहाँ पर 100% दोगे। ठीक है, सो हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन इज ओवर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, दैट इज अ रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स, कीपिंग द एम्प्लॉय ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट में, HRM के डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उन्हें अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कि कितने ट्रेनिंग कंडक्ट कराया, कितना ट्रेनिंग कंडक्ट कराया, तो कितने एम्प्लॉयज़ को मैंने पर पर्टिकुलर ट्रेनिंग पे भेजा था। तो ये सब का जो रिकॉर्ड होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को मेंटेन करना होता है। अचीवमेंट एंड प्रमोशन रिकॉर्ड, जो अचीवमेंट, जैसे मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया गया तो लास्ट मंथ किसे दिया गया था और पिछले पूरे साल में उस पर्टिकुलर पर्सन को कितने बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दिया गया, तभी तो ईयरली पता चलेगा ना कि ये जो एम्प्लॉय है वो बेस्ट एम्प्लॉय है पूरे ईयर में। ठीक है, प्रमोशन रिकॉर्ड कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने एम्प्लॉय है जिनका प्रमोशन हुआ है, जिनको प्रमोशन कराना है, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है और वो एलिजिबल है वो पोस्ट के लिए, तो इस सब चीज़ की रिकॉर्ड मेंटेन करना। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन रिकॉर्ड, जो भी ट्रांसफ़र होता है, जैसे बैंक में काफ़ी ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम हियर टू देयर, नॉट ओनली द बैंक, इवन हर एक गवर्नमेंट सेक्टर या फिर हर एक बड़ी बड़ी MNCs होती है, जैसे NIIT एक कंपनी होगी, उसके भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, दिल्ली में है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, बैंगलोर में है,
तो वहाँ पे जो ट्रांसफ़र किया जाता है इस चीज़ का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा। एक बार आपका ट्रांसफ़र हो जाता है तो दूसरे जोन के जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं वो इस जोन के एचआर डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि आप उनका जो भी पिछला रिकॉर्ड है वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आप मेरे में सेंड करो ताकि मैं देख तो सकूं कि मुझे उसे कहाँ डालना है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़ है तो कितने अब्सेंट हो रहे हैं, मंथ में कितना लीव लेते हैं, कितना लीव के लिए वो एलिजिबल है, तो ये सब चीज़ का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। लेबर टर्नओवर रिकॉर्ड कि आज इस पूरे मंथ में कितने लेबर है या फिर कितने एम्प्लॉयज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए हैं, रीज़न क्या है जाने का, ठीक है। यदि रीज़न जेन्युइन है तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ पर काम करती है ताकि नेक्स्ट टाइम जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाए नहीं, क्योंकि एक एम्प्लॉय इन केस ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जाता है तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी ह्यूज लॉस होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया रहता है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑर्गेनाइजेशन पैसे खर्च करता है, तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय पे ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत पैसा लगा रहता है, ठीक है। So hope so record and statistics is clear. Now that is the industrial relation. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जो होता है कि सब डिपार्टमेंट के साथ अच्छी रिलेशन स्टेब्लिश करनी पड़ती है, बिकॉज उसको सब डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना है। एचआर डिपार्टमेंट को सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना होता है, वेदर इट कुड बी अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, वेदर इट कुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट कुड बी अ परचेज, वेदर इट कुड बी अ सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये पूरे पॉइंट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। Good industrial relation, while the recognizable and legitimate objective for an organization, are difficult to define, since a good system of industrial relation involves the complex relationship between worker and their informal and formal group, ट्रेड यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन, देयर रिप्रेजेंटेटिव। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा है और आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है तो कहीं ना कहीं आपको लेबर के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, ट्रेड यूनियन के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। एम्प्लॉयर एंड देयर मैनेजर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ट्रेड एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन, द गवर्नमेंट एंड लेजिग्नेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी। और आपको इंटरनली तो अच्छे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, बट एक्सटर्नली भी आपको अच्छे रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, ठीक है। सो होप सो इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ओवर। सेपरेशन, employee may be separated as a consequences of resignation, removal, death and permanent incapacity, discharge और retirement, ठीक है। एक एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, डेथ हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, एम्प्लॉय को हटा दिया गया, रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सो द एम्प्लॉय में ऑल्सो कैन बी सेपरेटेड ड्यू टू द expiration of the employment contract as a part of downsizing of the workforce। बहुत सारी जो आज के टाइम पे बहुत सारा जो वर्क होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होता है कि आप 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, आप 1 ईयर काम करो, इन केस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन से मीन्स यू हैव टू रिज़ाइन, एंड इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस देन नेक्स्ट ईयर आप फिर ये काम आपको दिया जाएगा। तो सेपरेशन का बहुत सारा रीज़न होता है, तो इस चीज़ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काम करती है। एंश्योर द रिलीज ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, इन केस किसी की रिटायरमेंट भी होती है तो उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये देखती है कि उन्हें जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स देनी चाहिए, जो भी पेंशन होनी चाहिए वो उन्हें प्रॉपर मिल रही हो। रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे कुछ मिल रहा है या नहीं। इन केस आप रेजिग्नेशन दे देते हो तो लास्ट मंथ की सैलरी आपको मिलती है, इन केस पॉलिसीज़ में लिखी होती है तो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को अच्छे से देखना होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने रिक्रूटमेंट के बारे में बात किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किया, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में बात किया, रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात किया, रेम्यूनरेशन के बारे में बात किया, एंड
जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज अ सेपरेशन के बारे में बात किया. होप सो, बी इन होम, स्टे सेफ. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.